Students, in this audio video lecture number 6, I will explain you the topic interdependence of microeconomics and macroeconomics. ये CBSE के क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर में है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है, हम लोग पहले जान चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, किसी इंडिविजुअल पर्सन, किसी इंडिविजुअल फर्म, किसी इंडिविजुअल सेलर, किसी इंडिविजुअल बायर, किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री, किसी इंडिविजुअल मार्केट के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज ए होल जो प्रॉब्लम्स है, जो सभी फर्म्स के, सभी इंडिविजुअल्स के इकोनॉमी एज ए होल प्रॉब्लम्स है, पूरे समाज की समस्या है, पूरे समाज का विषय वस्तु है, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। ये तो मैं अपने से बताया। अब यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोनों को अंतर को समझाने की कोशिश किया, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो परिभाषा से अंतर बता रहा है। क्या बता रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए, बता दिया ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है, वो हिस्सा है विच स्टडी, जो अध्ययन करता है द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी की जो एक एक इंडिविजुअल इकाई होती है, वो इकाई एक व्यक्ति हो सकता है, वो व्यक्ति बायर हो सकता है, सेलर हो सकता है, फिर कोई इंडिविजुअल फर्म हो सकता है, कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो सकता है, कोई इंडिविजुअल मार्केट हो सकता है। उन सब विषय वस्तु को माइक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies the behavior of individual units of an economy। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का परिभाषा क्या बता रहा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies the behavior of aggregate of the economy as a whole। बता रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी का वह हिस्सा, वह भाग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, विच स्टडीज, जो अध्ययन करता है द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। पूरे इकोनॉमी की जो सामूहिक समस्याएं होती हैं, जो स्वभाव होता है, उन सब चीज़ों को अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। जैसे पूरे इकोनॉमी की नेशनल इनकम प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, पॉवर्टी प्रॉब्लम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर के चिंता है, एक्सचेंज रेट पूरी दुनिया के साथ हम कैसे डिसाइड करेंगे, करेंसी एक्सचेंज रेट, वो सब रिलेटेड, मनी से रिलेटेड इश्यूज़, बैंकिंग से रिलेटेड इश्यूज़, ये सब सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के विषय वस्तु हैं। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हम लोगों ने देखा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, टूल्स ऑफ एनालिसिस, मतलब टूल्स मैंने तो औजार। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई से एनालिसिस होती है। यहाँ खाली डिमांड एंड सप्लाई लिख दिया, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। अब इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या हो गया? वो इंडिविजुअल डिमांड करने वाला इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल फर्म हो सकता है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो सकता है, इंडिविजुअल मार्केट हो सकता है। उसी तरह से सप्लाई करने वाला भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई वेंडर हो सकता है, कोई सेलर हो सकता है, कोई शॉप हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है जो सप्लाई करती है। तो इंडिविजुअल लेवल पे लेकिन डील करता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में के जो टूल्स है वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आप बोलोगे व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड और व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब हुआ कि जैसे मैं
मैं अगर 50 रुपये किलो मैंगो मिल रहा तो मैं कितना डिमांड कर रहा हूँ, चाहे मैंगो हो, चाहे एप्पल हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे पल्सेस हो, कुछ भी चीज़ इंडिविजुअली, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल सेलर, इंडिविजुअल पर्सन, प्रोडक्ट भी इंडिविजुअल होगा, सेलर भी इंडिविजुअल होगा, बायर भी इंडिविजुअल होगा। अगर ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे जब चीज़ों को डील करते हैं तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन पूरे इकोनॉमिक में हम जब बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, इसका मतलब होगा एक देश में सारे चीज़, जो चीज़ बिकता है उन सब का डिमांड। एंड एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हो गया कि उस देश में जो भी चीज़ बिकता है, सारी चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल सप्लाई। यानी यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट को नहीं पकड़ते हैं, सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सम अप करके पूरे इकोनॉमी के एक साथ देखते हैं कि सब मिला करके एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, न कम है, न परफेक्ट मैचिंग कर रहा। क्योंकि अगर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा तो इकोनॉमी स्टेबल होगी, प्राइस राइज नहीं होंगे, प्राइस फॉल भी नहीं होंगे। लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होते जाए और एग्रीगेट सप्लाई कम होता जाए तो पूरे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रीप अप करेगा। अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होते रहे, एग्रीगेट डिमांड कम होता जाए तो डिफ्लेशन, हर चीज़ सस्ता होता जाएगा। तो ये चीज़ है प्रॉब्लम। ये टूल्स हो गए दोनों के। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मूल उद्देश्य क्या है। तो यहाँ लिख रहा है कि इट मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का मूल उद्देश्य है कि किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, अ कमोडिटी, ध्यान दीजिएगा, अ कमोडिटी, एक वस्तु का, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या उत्पादन करने वाले जो भी फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब के प्राइस किसी एक एक करके, जैसे लेबर्स के वेज रेट कैसे डिसाइड होगा, अगर आपका लैंड है उसका रेंट कैसे डिसाइड होगा, अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप एप्पल्स बेच रहे हैं तो एप्पल्स का प्राइस कैसे डिसाइड होगा, अगर आप फ्रूट्स बेच रहे, अगर आप वेजिटेबल्स बेच रहे हो तो उस वेजिटेबल का, जैसे कि अगर वो लेडीज़ फिंगर है, अगर वो पोटैटो, तो उसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा। यानी किसी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट का, किसी एक पार्टिकुलर फैक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करता है, टीचर के रूप में, इंजीनियर्स के रूप में, मैकेनिक के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में, किसी का प्रॉपर्टी है जो अपना प्रॉपर्टी वो दूसरे को रेंट पे देना चाहता है, किसी के पास कैपिटल पड़ा हुआ है, वो खुद बिजनेस नहीं करना चाहता तो दूसरे को इंटरेस्ट पे देगा, तो इंटरेस्ट का रेट कैसे डिसाइड होगा, क्या इंटरेस्ट होगा। उसी तरह से अगर मैं कोई बिज़नेस करने जा रहा हूँ तो उस बिज़नेस का नॉर्मली प्रॉफिट का रेट क्या होना चाहिए जिससे कि लोग इंटरेस्ट लेकर के उस बिज़नेस में पैसा लगाना स्टार्ट करेंगे। ये सब सारा चीज़ डिसाइड करना, प्री डिटरमाइन करना, एक प्री असेसमेंट प्रस्तुत करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय वस्तु है। ये उसका मूल उद्देश्य है। थर्ड पॉइंट इधर में, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का उद्देश्य है कि पूरे इकोनॉमी में टोटल इनकम क्या है, एग्रीगेट इनकम क्या है, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे के सारे जो है 18 साल से 60 साल के बीच में इंडिविजुअल पर्सन, सारे ह्यूमन बींग, उस देश की आबादी, और जो भी और चीज़ है जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे मैं बताया लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए, तो इन सब का एम्प्लॉयमेंट सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यदि कोई बिज़नेस करने चाह रहा है तो बिज़नेस उसका संभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि कोई कहीं जॉब करना चाह रहा है, उसके पास ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है, तो उसको जॉब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दिए गए वेज, उसका जो सैलरी है। तो ये सब चीज़ डिसाइड करना पूरे इकोनॉमी एज ए होल, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के हिसाब से लोगों का इनकम क्या है, और उस इनकम के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। क्या वो इनकम कुछ ही लोगों तक सीमित है कि देश के लार्जर सेक्शंस के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। ये सब सारा चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है, क्योंकि देश का टोटल इनकम तो ज़्यादा आ सकता है। टाटा, बिरला, रिलायंस की इनकम को ही जोड़ लेंगे तो बहुत देश का इनकम आ जाएगा, तो सिर्फ 3 परिवारों का इनकम हो गया। हमको देश का एग्रीगेट इनकम तो ठीक है ज़्यादा आ सकता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट से पता चलेगा कि
कि देश के ज़्यादा लोगों को रोज़गार कर पा रहे कि नहीं। तो पर कैपिटा इनकम फिर हमको बताएगा कि फिर पर कैपिटा इनकम तो इंडिविजुअल लेवल का इनकम है, वो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ओवरऑल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी क्रिएट हो रहे हैं, इनकम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में कैसे जा रहा, ये ऑब्जेक्टिव है पता करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फोर्थ पॉइंट, बेसिक एजम्पशंस। हाँ, अब देखो क्या बताया कि चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, ये दोनों ही चीज़ें जब हमको कोई चीज़ एक्सप्लेन करता है, दुनिया में कोई भी चीज़, आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, जो भी चीज़ दिया गया वो एज्यूम करके दिया गया है। कुछ चीज़ें मान ली जाती है कि अगर ये ऐसे ऐसे चीज़ कांस्टेंट रहेंगे, उसमें अगर कोई चेंजेस नहीं होंगे तो ऐसा होगा। तो बेसिक एजम्पशंस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट, दैट इज इट एज्यूम्स द नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स एक्सेट्रा आर कांस्टेंट। मतलब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते रहते हैं, जैसे आप पढ़ोगे कि कोई इंडिविजुअल मैंगो का प्राइस 50 रुपये किलो था तो कितना परचेस कर रहा, 60 रुपये किलो है तो कितना रुपया परचेस कर रहा, 70 रुपये किलो है तो कितना परचेस कर रहा। तो ये जो वो परचेस बढ़ा रहा है या घटा रहा है, उस समय पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड जो इशू है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इशू है, जैसे कि देश का टोटल नेशनल इनकम, देश के टोटल कंजम्पशन पैटर्न, देश के लोगों का सेविंग पैटर्न, ये सब कांस्टेंट, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है, वो फिक्स रहेंगे। जैसा स्टडी से पहले था वैसा स्टडी के बाद भी रहेगा, ये मान करके स्टडी किया जाता है। इधर क्या कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या एज्यूम करता है, इट एज्यूम्स दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिसीजंस ऑफ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा आर कांस्टेंट। हाँ, और जब हम देश के टोटल नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करते हैं, एग्रीगेट डिमांड के बारे में स्टडी करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी करते हैं, डिफ्लेशन के बारे में स्टडी करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज़ को डील करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तब ये मान लेते हैं कि इंडिविजुअल लोगों का जो भी चीज़ है, हर प्रोडक्ट के प्राइसेस, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइसेस में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, लोगों के इनकम में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, वो इंडिविजुअल हर हाउस होल्ड का, हर फर्म्स का इनकम जो है वैसा ही रहेगा, ऐसा मान के स्टडी करते हैं। यानी ये बेसिक एजम्पशंस क्या कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को कांस्टेंट मान लेते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को कांस्टेंट मान लेता है। अदर नेम, हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम है प्राइस थ्योरी इकोनॉमी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इकोनॉमी। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को शॉर्ट कट में प्राइस मैकेनिज्म थ्योरी कह सकते हैं, या प्राइस मैकेनिज्म इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। तो ये वी हैव स्टडीड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और एक पॉइंट है, डिफरेंस है 6 नंबर, इंडिविजुअल डिमांड फर्म्स आउटपुट। मतलब उदाहरण में किसी एक व्यक्ति के इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई, किसी एक फर्म का आउटपुट, किसी एक फर्म का सेल को स्टडी करते हैं, तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम पूरे देश के नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश का आउटपुट को स्टडी करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को स्टडी करते हैं, तो वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये इसके उदाहरण हो गए। नीचे कुछ इसका समअप किया गया है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिमार्केट और डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हालांकि हमने आपको अंतर, देखो अभी अंतर तो बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अपने अपने सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन इसको एकदम अलग थलग करना, डिमार्केट करना, ये असंभव है। क्यों? What is macro from an economist point of view is micro in the context of the world। सही बात है, भारत के लिए जो चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स का है वो पूरी दुनिया के लिए वो माइक्रो हो जाता है। सही बात है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसीलिए माइक्रो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैक्रो इम्पॉर्टेंट है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि क्या कहते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ग्लोबल वर्ल्ड में जो चीज़ कहीं के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, वो कहीं के लिए माइक्रो प्रॉब्लम हो जाएगा। बोथ हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस। इसलिए माइक्रो और मैक्रो दोनों का ही इक्वल इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। और प्रोफेसर सैमुअल्सन क्या कहते हैं कि नॉलेज ऑफ
बोथ इज़ एब्सोल्युटली वाइटली, दोनों का तर्कपूर्ण ज्ञान वाइटल होना हमारे पास बहुत ही वाइटल है। एंड देर इज़ नो कंपटीशन अमंग मैक्रो एंड माइक्रो, और इसीलिए किसी बात की कंपटीशंस नहीं है कि माइक्रो बेटर है कि मैक्रो बेटर है। हम जितना दोनों का जितने अच्छे जानकार होंगे, हम अपने आर्थिक समस्याओं का, अपने प्रॉब्लम का उतने अच्छे ढंग से निराकरण कर पाएंगे। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे के पूरक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। पूरक क्या होता है? जैसे अगर आपको चाय बनानी है तो सिर्फ चाय पत्ती होने से भी नहीं होगा, आपको पानी भी चाहिए, आपको दूध भी चाहिए, आपको चीनी भी चाहिए, साथ में कुछ जलावन भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए। तो जो जो चीज़ें चाहिए वो सब के बिना नहीं होगा। उसमें चाय पत्ती ये नहीं कह सकता कि मेरे बगैर चाय नहीं बनेगा, चीनी ये नहीं कह सकता कि मेरे बगैर चाय नहीं बनेगा, दूध ये नहीं कह सकते कि सबको ज़रूरी है। सब एक दूसरे के पूरक हो तभी काम होगा। ये हुआ माइक्रो एंड मैक्रो का। एंड शुड बी फुली यूटिलाइज्ड फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इकोनॉमी। हाँ, और आप जितने अच्छे जानकार होंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर के, तभी आप अपनी इकोनॉमी के सारी समस्याओं का इंडिविजुअल लेवल पे और इकोनॉमी एज ए होल निराकरण कर सकते हैं। तो इन दिस ऑडियो वीडियो आई हैव डिस्कस्ड विथ यू द इंटरडिपेंडेंस ऑफ micro and macroeconomics, in which I have given you the comparison and also how they are complementary to each other. Thank you.